फ्रेंड्स, आई एम स्नेहा सोनी फ्रॉम टारगेट फॉर IQ। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 5। चैप्टर 5 में एक क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा, इन व्हाट केसेस में अ पुलिस ऑफिसर अरेस्ट विदाउट अ वारंट। बिहार जुडिशरी में 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है, 1974, 2000 एंड 2011 में। एंड यूपी जुडिशरी में 2 बार क्वेश्चन आया है, 1997 और 2000 में। 2000 में जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो इसके साथ प्राइवेट पर्सन कब अरेस्ट कर सकता है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं चैप्टर 5 को। सेक्शन 41। सेक्शन 41 बोलता है कब पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। इसमें है कि ए बोलता है कि पुलिस ऑफिसर के सामने उसकी प्रेजेंस में कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हो रहा है, तो जिस पर्सन ने कमिट किया है तो उस पर्सन को वो विदाउट अ वारंट अरेस्ट कर सकता है। बी बोलता है कि कोई रीजनेबल कंप्लेन मिली है, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिली है और पुलिस ऑफिसर को एक रीजनेबल सस्पिशन भी है कि उसने कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है जिसकी पनिशमेंट लेस देन 7 years या विच में बी एक्सटेंडेड, जिसकी पनिशमेंट लेस देन 7 years भी हो सकती है और टिल 7 years भी हो सकती है, विद और विदाउट फाइन। और जो कंडीशंस हैं वो फॉलोइंग है। ओके, तो वो उनको भी हम कैसे करें, उनको विदाउट वारंट पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट हिम। तो फर्स्ट बोलता है कि पुलिस ऑफिसर के पास एक रीज़न टू बिलीव है, कंप्लेन है, इन्फॉर्मेशन है, सस्पिशन है कि जो भी ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, वो पर्सन ने किया है। ओके, और अगर हम उसको अरेस्ट नहीं करेंगे तो वो फर्दर कोई ऑफेंस कर सकता है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती है, एविडेंसेस के साथ टेम्परिंग हो सकती है, जो हमारे विटनेसेस है या जो पर्सन्स है जिनके पास सारे फैक्ट्स है, उनको पता है केस से रिलेटेड, उनको वो परेशान कर सकता है, इंड्यूस कर सकता है या किसी भी तरह का प्रॉमिस कर सकता है, और ताकि वो मैनिपुलेट हो जाए। और अगर हम उसको अरेस्ट नहीं करेंगे तो जिस टाइम पे कोर्ट में उसकी ज़रूरत है हम उसको उस टाइम पे प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो जब भी पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट किसी को अरेस्ट करेगा तो वो रीज़न इन राइटिंग लिखेगा। ओके, देन इसके बाद आता है BA, जहाँ पे क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिलती है पुलिस ऑफिसर को कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है जिसकी पनिशमेंट मोर देन 7 years है या डेथ सेंटेंस है, विद और विदाउट फाइन। तो पुलिस ऑफिसर के पास रीज़न टू बिलीव है और कि वो इंफॉर्मेशन सही है, तो वो क्या करेगा, अरेस्ट विदाउट वारंट वो कर सकता है। C बोलता है कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर था, C इज when a person is a proclaimed offender, जिसको हमने भगौड़ा घोषित कर दिया है स्टेट गवर्नमेंट ने। D बोलता है कि किसी भी तरह का एप्रीहेंशन है, सस्पेशन है कि हाँ कि उसने स्टोलन प्रॉपर्टी उसने रखी हुई है। E है कि उस पर्सन ने पुलिस ऑफिसर को अपनी ड्यूटीज को एग्जीक्यूट करने से ऑब्स्ट्रक्ट किया हुआ है, रोक रहा है, या वो लॉफुल कस्टडी से भाग गया है या कोशिश कर रहा है भागने की। F है कि वो डेजर्टेड है आर्मी से, जो हमारी यूनियन की आर्मी है उससे वो डेजर्टेड है। G बोलता है कि कोई हमारे पास एक क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आई है या रीजनेबल कंप्लेन आई है उसके खिलाफ कि उसने कोई भी ऑफेंस किया है ऐसा जो आउटसाइड इंडिया तो किया है, लेकिन अगर इंडिया में किया होता तो उसको हम अरेस्ट कर लेते, उसको हम पनिश करते, तो हम वहाँ पे भी उसको क्या कर सकते, विदाउट वारंट हम उसको अरेस्ट कर सकते हैं। H बोलता है कि कोई कन्विक्टेड पर्सन को हमने रिलीज किया है अंडर सेक्शन 356, तो वहाँ पे जब हम रिलीज करेंगे तो हम कंडीशंस देंगे, तो वहाँ पे जो कंडीशंस का अगर उसने ब्रीच कर दिया है तो विदाउट वारंट पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट दैट पर्सन। I बोलता है कि अनदर पुलिस ऑफिसर, जब पुलिस ऑफिसर ने रिक्वेस्ट करी किसी और पुलिस ऑफिसर को रिटन में या ओरल में, ठीक, रिक्विजिशन पे, रिक्वेस्ट पे, तो वो भी अरेस्ट कर सकते हैं। देन इट कम्स 41A, नोटिस ऑफ अपीयरेंस बिफोर पुलिस ऑफिसर। अ पर्सन है जिसके खिलाफ कंप्लेन आई है, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आई है या रीजनेबल सस्पिशन है, ठीक, कि उसने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है, तो पुलिस ऑफिसर उसको नोटिस भेजेगा
कि आप हमारे सामने आइए, आप हमारे सामने अपीयर होइए, और वो पर्सन बाउंड है, उसको वो ज़रूरी है कि वो पुलिस ऑफिसर के पास आए और वो नोटिस भी रिसीव करे, ठीक। और जब वो पर्सन आता है और कोई स्पेशल रीजंस है तो वहाँ पे पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट कर सकता है। और अगर देन आता है सेक्शन 41B। सेक्शन 41B बोलता है प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट। क्या ड्यूटीज है ऑफिसर्स की, पुलिस ऑफिसर्स की जो अरेस्ट करते हैं, और अरेस्ट किस तरह से होना चाहिए। जो भी पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करने जा रहा है उसको एक्यूरेट, विजिबल एंड क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिज नेम, जो बैज होता है जिसमें नाम लिखा होता है वो उसको प्रॉपरली लिखा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और इजीली दिखना भी चाहिए कि आपका नाम क्या है, ओके। और जिस टाइम पे मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट बनाया जाता है उसमें एटलीस्ट 1 विटनेस होना चाहिए। जो कौन होना चाहिए, एक बंदा होगा जो उसकी फैमिली से, जो भी अरेस्टेड पर्सन है उसकी फैमिली से होगा, और एक पर्सन वो होगा जो उस लोकेलिटी का पर्सन है, ओके। और उसको काउंटर साइन भी कराया जाएगा किससे, जिस पर्सन जिसको उसने अरेस्ट किया है। सी है कि इन्फॉर्मेशन, जो भी अरेस्टेड पर्सन को इन्फॉर्मेशन देनी है वो रिलेटिव्स को और फ्रेंड्स को दे सकता है अपने अरेस्ट के बारे में, ये उसका एक राइट है। जो सी है वो राइट है, ओके। फिर आता है सेक्शन 41C, कंट्रोल रूम एट डिस्ट्रिक्ट। तो स्टेट गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है कि वो एक कंट्रोल रूम बनाए हर एक डिस्ट्रिक्ट में एंड स्टेट लेवल पे, जिसमें नोटिस बोर्ड होगा। कंट्रोल रूम के बाहर एक नोटिस बोर्ड लगाया जाएगा जिसमें नेम होंगे और एड्रेस होंगे किसके, अरेस्टेड पर्सन्स के, और नेम और डेजिग्नेशन होंगे किसके, पुलिस ऑफिसर्स के जिन्होंने अरेस्ट किया है, ओके। और कंट्रोल रूम का जो स्टेट लेवल पे होगा उसको पूरा एक डाटाबेस तैयार रखना, हमेशा मेंटेन करना होता है कि नेम ऑफ द अरेस्टेड पर्सन और किस ऑफेंस के लिए वो अरेस्ट हुए हैं, उनको चार्ज किया गया है, ताकि हम एक रिपोर्ट बना सकें कि हमारे कंट्री में क्राइम किस रेट पे चल रहा है। देन सेक्शन 41D, राइट टू मीट एन एडवोकेट। ये एक अरेस्टेड पर्सन का राइट है कि ड्यूरिंग इंटेरोगेशन बाय पुलिस, जब पुलिस आपसे इंटेरोगेट करेगी, जब आपसे पूछताछ करेगी, तो आपके पास राइट होता है कि आप अपने एडवोकेट से, अपने चॉइस के एडवोकेट से आप मिल सकते हो। लेकिन पूरे इंटेरोगेशन में वो एडवोकेट वहाँ पे नहीं होगा, हाँ कुछ टाइम के लिए यू कैन कंसल्ट हिम। देन सेक्शन 42, अरेस्ट इन नॉन कॉग्निजेबल केस। अभी तक हमने बात किया है कॉग्निजेबल केस के बारे में, सेक्शन 42 बात करता है नॉन कॉग्निजेबल केस में। तो नॉन कॉग्निजेबल का केस का मतलब ये हुआ कि कोई पर्सन है, उसने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया, ठीक, इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर के सामने उसने एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट कर दिया। कमिट करने के बाद पुलिस ऑफिसर ने उससे पूछा कि आप अपना नाम बताओ और अपना एड्रेस बताओ, लेकिन उसने क्या किया, उसने मना कर दिया या उसने गलत बता दिया। तो वहाँ पे वो विदाउट वारंट, जो हमारा पुलिस ऑफिसर है वो विदाउट वारंट उस पर्सन को अरेस्ट कर सकता है जब तक वो सही नाम और एड्रेस नहीं बता देता है। अगर वो 24 घंटे के अंदर बता देता है तो वो एग्जीक्यूशन ऑफ एक बॉन्ड, एक वो उससे बॉन्ड साइन कराएगा, उसको छोड़ देगा। अगर वो नहीं करता है तो वो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रोड्यूस कर देगा। नाउ सेक्शन 43, अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन। अब प्राइवेट पर्सन का मतलब होता है हम लोग, ओके। तो प्राइवेट पर्सन कब अरेस्ट कर सकता है? प्राइवेट पर्सन तब अरेस्ट कर सकता है जब उसके सामने कोई नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हो रहा है, मीन्स हीनियस इन नेचर, सीरियस इन नेचर टाइप का कोई ऑफेंस उसके सामने कमिट हो रहा है, या कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है जिसको गवर्नमेंट ने प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया है। इन दो केसेस में एक प्राइवेट पर्सन भी अरेस्ट कर सकता है। अच्छा, इसी प्रोविजन में आपको री अरेस्ट जो टर्म है वो भी मिलेगा, क्योंकि
पहले एक प्राइवेट पर्सन अरेस्ट करता है, अरेस्ट करके वो जाएगा पुलिस ऑफिसर के पास, फिर जब पुलिस ऑफिसर आके उसको उस पर्सन को अरेस्ट करेगी तो वो हो जाएगा री अरेस्ट, दोबारा अरेस्ट। अब आता है री अरेस्ट। सच अरेस्टेड पर्सन शैल इमीडिएटली टेकन टू द नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर। जिस पर्सन को आपने अरेस्ट किया है उसको आप नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर के पास लेके जाओगे और वहाँ पे पुलिस ऑफिसर उसको री अरेस्ट कर रहा है। अब उसके बाद पुलिस ऑफिसर को पता चल रहा है कि नहीं, प्राइवेट पर्सन को गलत लगा था, कॉग्निजेबल केस नहीं था, कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं था, इसने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है। तो वो सेक्शन 42 में क्या दिया था, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, उसने नेम पूछा, एड्रेस पूछा, उसने वहाँ पे रिफ्यूज़ किया, मतलब वो जो प्रोविजन अभी डिस्कस किया था पहले वो 42 करेगा। 42 करने के बाद एक बॉन्ड उससे साइन कराएगा विद और विदाउट सिक्योरिटीज़, और अगर वो नहीं देता है तो वो मजिस्ट्रेट के सामने उसको अपीयर कर देंगे। अब आता है सेक्शन 44, अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट। यहाँ पे दो मजिस्ट्रेट की बात की गई है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल मजिस्ट्रेट। कहाँ पे अरेस्ट कर सकते हैं, अपनी लोकल ज्यूरिसडिक्शन में, ठीक, और वो या तो खुद कर सकते हैं या किसी और पर्सन को भी कह सकते हैं अरेस्ट करने के लिए। कब, जब उनके सामने कोई भी ऑफेंस हो रहा है, एनी ऑफेंस, ठीक है, तो जब कोई भी ऑफेंस हो रहा है तो वो मजिस्ट्रेट उसको अरेस्ट कर सकता है। और एक कंडीशन और है इसमें कि यहाँ पे जो मजिस्ट्रेट है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, किस लिए, वारंट इशू करने के लिए, ठीक है। और फिर जब वो पर्सन उसको सिमिलरली, ये सेक्शन सिमिलरली हमारा होता है सेक्शन 103 की तरह, ठीक। फिर आता है सेक्शन 45, प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस फ्रॉम अरेस्ट। जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस के पर्सन्स होते हैं उनको अरेस्ट से कैसे कवर दिया जा रहा है, प्रोटेक्शन दी जा रही है। तो कोई भी पर्सन जो आर्म्ड फोर्सेस, जो यूनियन वाले हैं, इसका हाफ बात करता है यूनियन का और हाफ बात करता है स्टेट का। तो जो यूनियन वाले हैं उनका पहले हम सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेंगे, एक कंसेंट हम लेंगे, फिर हम उनको अरेस्ट करेंगे। और फिर उसके बाद आता है, लेकिन ये तब बात कर रहे हैं जब वो ड्यूटी, इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी, ऑफिशियल ड्यूटी, उस टाइम पे अगर उसने कुछ किया है तब पहले हम सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसेंट लेंगे, उसके बाद हम उसको अरेस्ट करेंगे। और सेकंड आता है कि स्टेट गवर्नमेंट किसी भी प्लेस की, आपने मेंटेनिंग पीस फॉर पब्लिक ऑर्डर, स्टेट गवर्नमेंट ने आर्मी को बुलाई हुई है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, उसको अगर अरेस्ट करना है तो आर्म्ड फोर्स के पर्सन को अगर अरेस्ट करना है तो उसको अरेस्ट करने से पहले जो कंसर्न्ड स्टेट है उससे हमें कंसेंट लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब आगे के प्रोसीजर सेक्शन 46 से हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।